नमस्कार, एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं राधिका कौशिक। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सेना ने एक एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। कुलगांव में एनकाउंटर आधी रात को शुरू हुआ था, जो सुबह तक चला। हालांकि अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की ईडी रिमांड एक दिन और बढ़ गई है। इससे पहले 26 जुलाई को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने शब्बीर को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था। सिंधु जल संधि मामले में भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई है और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को झेलम और चिनाब नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने की मंजूरी दे दी है। डोकलाम विवाद पर चीन ने 15 पेज और 250 शब्दों को एक बयान जारी किया है, जिसमें 16 जून को 400 जवान और 2 बुलडोजर से उसके इलाके में रोड कंस्ट्रक्शन रोकने का आरोप लगाया गया है। चीन ने कहा कि भारत बिना शर्त सैनिकों को हटा ले। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ शिवाजी स्टेडियम के बाहर हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बदमाश मौके से भाग निकला। मंत्री डी के शिवकुमार पर इनकम टैक्स के छापों को कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने राजनीति से प्रेरित बताया है। सिद्धरमैया ने कहा कि इस रेड में केंद्र सरकार की भूमिका साफ है। लोकसभा में सरकार ने बताया कि 48 अफसरों पर करप्शन का केस चलाने की मंजूरी दी गई है। इनमें आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारी भी शामिल हैं। 13 अफसरों को सर्विसेज से हटाया गया है। इनमें 4 आईएएस अधिकारी हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी ली है। शाह ने कहा कि गांधी जी बोलते थे कि आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। वो ये नहीं कर सके, लेकिन अब कोई और गांधी से कर रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज असम दौरे पर रहेंगे, जहां वे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। साथ ही सिलचर में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 4 अगस्त को गुजरात और राजस्थान का दौरा करेंगे, जहां वे बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे। अपने दौरे में राहुल बनासकांठा और जालौर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को आज रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश होना है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने फेयरवेल पार्टी दी। इस मौके पर पीएम मोदी समेत कई सांसद मौजूद रहे। प्रदेश के नए डीजीपी बने अजीत सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस नियुक्ति पर उनको बधाई दी है। बीजेपी की 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक आज से शुरू होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली बैठकों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी समेत राष्ट्रीय सह महामंत्री वी सतीश इन बैठकों में शामिल होंगे। आरसीडीएफ अध्यक्ष पद की निर्वाचन प्रक्रिया के लिए आज सुबह 9 से 10 बजे तक नामांकन दाखिल होगा। दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की सुबह 11 बजे जांच होगी। जरूरत पड़ने पर 4 से 5 बजे के बीच मतदान किया जाएगा। खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उनके स्वास्थ्य में सुधार की खबर है। बता दें कि सोमवार को कोटा से बारह जाते वक्त बाबूलाल वर्मा का एक्सीडेंट हो गया था। आयकर विभाग ने प्रदेश भर में बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीमों ने किरण ज्वेलर्स की 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर छापा मारा। ये सारी दुकानें जयपुर समेत दिल्ली, मुंबई में भी हैं। पूर्व सीएम और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अशोक गहलोत ने केंद्र और भाजपा पर निशाना साधा है। गहलोत ने भाजपा के संकल्प पत्र के वादों पर हुए काम पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की है। पश्चिमी राजस्थान में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सांचौर के हेमाकुड़ा गांव के पास नहर टूटने से 10 गांवों में पानी भर गया है। ऐसे में गांव वालों ने चैनल गेट ठीक करवाने और नहर को वापस दुरुस्त करने की मांग की है। जयपुर के चालाना इलाके में नगर निगम की टीम पर पथराव हुआ, जिसमें निगम की विजिलेंस शाखा ने एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। रेपो रेट के घटने से अब लोन की ईएमआई सस्ती हो सकती है। आरबीआई ने मौद्रिक समीक्षा बैठक के बाद रेपो रेट 6.25 से घटाकर 6% कर दी है। साथ ही रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया अब तक के सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है और ये प्रति डॉलर 63.73 पैसे पर है। ये पिछले 2 सालों में डॉलर के मुकाबले रुपए का सर्वोच्च स्तर है। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें डिहाइड्रेशन की शिकायत बताई जा रही है। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से कोलंबो में खेला जाएगा। 3 टेस्ट की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है।
खेल के बड़े पुरस्कारों में शुमार अर्जुन अवार्ड के लिए नामों की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। इसके लिए आज अर्जुन अवार्ड चयन समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें सहवाग समेत समिति के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। और अब आइए विस्तार से खबरों पर चर्चा करते हुए बात कश्मीर की करते हैं। कश्मीर के कुलगाम में सेना की आतंकी से मुठभेड़ हुई और सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही सुरक्षा बलों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया, वैसे ही दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। रात भर चली इस मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया और इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में शिवाजी स्टेडियम के पास बदमाशों और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब पुलिस को एक होटल के पास कुछ बदमाशों के जमा होने की सूचना मिली। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर तलाशी शुरू की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवानों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए चोरों को गिरफ्त में ले लिया। और करीब 1.5 महीने से जारी डोकलाम विवाद पर दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। चीन झूठ पर झूठ बोल रहा है और अब नए झूठ के सहारे चीन ने भारतीय सैनिकों को चीनी इलाके में घुसने का आरोप लगाया है। डोकलाम पर ड्रैगन का नया झूठ। डोकलाम को बताया चीनी जमीन, भारत पर लगाया अतिक्रमण का आरोप। डोकलाम विवाद पर मनोवैज्ञानिक मात खाने के बाद चीन ने अब एक बार फिर झूठ का सहारा लिया है। चीन ने दावा किया है कि जून में भारतीय सेना उसके इलाके में घुस गई थी। चीन की तरफ से जारी किए गए 15 पेज के फैक्ट शीट्स में ड्रैगन ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कई झूठ बोले। मसलन 18 जून को 270 से ज्यादा भारतीय सैनिक हथियार और बुलडोजर्स लेकर आए थे। भारतीय सैनिक चीनी बॉर्डर में 100 मीटर अंदर तक घुस गए थे। एक वक्त भारतीय सैनिकों की संख्या 400 तक हो गई थी। चीनी सीमा में इंडियन सैनिकों ने 3 टेंट लगाए थे। अब भी 40 से ज्यादा भारतीय सैनिक और 1 बुलडोजर चीनी इलाके में है। ड्रैगन का झूठ यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने कुछ तस्वीरें जारी की जिसमें बताने की कोशिश की कि भारतीय सेना कैसे उसके इलाके में घुस गया है। चीन ने अपने प्रोपेगेंडा में भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूटान के बहाने भारत उसके इलाके में दखल दे रहा है और इसके लिए चीन ने 1890 का कन्वेंशन सिटीजन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल का जिक्र किया, जिस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहले ही चीन के झूठ का पर्दाफाश कर चुकी है। 2012 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। उसके पैराग्राफ 13 में लिखा हुआ है कि ट्राई जंक्शन पॉइंट पर भारत, चीन और थर्ड कंट्रीज, वो थर्ड कंट्री का मतलब भूटान, मिलकर तय करेंगे। ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो फैक्ट शीट्स के जरिए चीन ने भारतीय सैनिकों को बिना शर्त हटाने की मांग की है, लेकिन सुषमा स्वराज पहले ही साफ कर चुकी हैं कि भारत डोकलाम से सेना को तभी हटाएगा जब चीन भी अपनी सेना को सीमा से वापस बुला लेगा। साफ है कि डोकलाम में गिर चुका चीन अब रास्ते तलाशने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सिंधु जल समझौते में भारत को बड़ी जीत मिली है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। सिंधु जल समझौते पर वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली है। भारत को विनर बताते हुए वर्ल्ड बैंक ने झेलम और चिनाब नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक का ये फैसला सेक्रेटरी लेवल की बैठक के बाद लिया गया, जो भारत पाकिस्तान की ओर से बुलाई गई थी। इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने खुशी जाहिर की। ये खुशाइंद ये जो ऐलान है
और आगे पावर प्रोजेक्ट्स जो बनेंगे इसमें से जो बिजली जो है वो सारे हिंदुस्तान में भी जाएगी और अगर पूरी तरीके से हमारे 20,000 मेगावाट आ गए तो ये बिजली जो हमारे आसपास के आस पड़ोस और सबसे पहला हक पाकिस्तान का बनता है, आज़ाद कश्मीर का बनता है। हम उसको यही कह सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए। जो पहले होना था आज हुआ, आज नहीं होता तो आज से 10 साल बाद तो ये होना ही था। ये जो डिसीजन आया है ये एक बहुत वेलकम डिसीजन है, एक बहुत अच्छा डिसीजन है और मैं कहूँगा कि ये पूरा एक न्यूट्रल तरीके से वर्ल्ड बैंक ने बैठ के एक डिसीजन दिया है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने फैक्ट शीट जारी करते हुए कहा कि झेलम नदी पर 330 मेगावाट के किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट और चेनाब नदी पर 850 मेगावाट के रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण में भारत ने सिंधु जल संधि की शर्तों का पालन किया है, इसलिए इन दोनों प्रोजेक्ट को बनाने की इजाजत दी जाती है। हालांकि फैक्ट शीट में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि संधि के तहत पाकिस्तान का पश्चिम की नदियों के पानी पर हक बनता है। इन सब के बावजूद भारत बिना संधि तोड़े समझौता पूरा कर सकता है। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण सिंधु जल समझौते को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि भारत इस समझौते को खत्म कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी से दिल्ली में शोर मच गया है। दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया तो बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 5 मेंबर्स को उन्होंने अपने पास लिया। कांग्रेस नाराज है, संसद में हो हल्ला मचा है। उन्होंने अपने पास लिया। चारों तरफ हंगामा बरपा है। कोई अगर इकोनॉमिकल ऑफेंस किया है, लेकिन ये हंगामा किसी बिल की वजह से नहीं, बल्कि ये आईटी की छापेमारी की वजह से मचा है। छापेमारी बेंगलुरु में हुई है और जिस शख्स के यहाँ हुई है वो कर्नाटक सरकार में मंत्री है और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़े संकट मोचक भी है। इसलिए कांग्रेस पूरी तरह से तिलमिलाई हुई है। कर्नाटक में जो ईगल रिसोर्ट में एमएलए थे, 42 एमएलए, उन एमएलए के डरा के, धमका के, टेरराइज करके वहां पर ईडी के लोगों को वहां पर भेजा है और उन पर करके भेजा है। यस, भेजा है। एक इलेक्शन जीतने के लिए, एक राज्यसभा का उम्मीदवार को हराने के लिए आप ये जो कोशिश कर रहे हैं इसमें कामयाब नहीं बनेंगे। आईटी ने जिस कांग्रेसी मंत्री के घर छापेमारी की है वो है डीके शिवकुमार। ये वही हैं जिनकी देखरेख में गुजरात कांग्रेस 42 विधायक बेंगलुरु के रिजॉर्ट में ठहराए गए हैं। अब इनके 39 ठिकानों पर आईटी कार्रवाई होगी तो हंगामा लाजमी है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। किसी रिजॉर्ट पे या किसी गुजरात के एमएलए पे कोई सर्च टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं हुई, उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। यह बात सच है कि कर्नाटक सरकार के एक मंत्री और उनके सहयोगियों के ऊपर कोई इनकम टैक्स की सर्च हुई। इनकम टैक्स के अधिकारी इसलिए उनका स्टेटमेंट लेना और उनको वहां से अपने घर ले जाना केवल इस पर्पस के लिए रिजॉर्ट में गए। ये रेड्स 39 अन्य स्थानों पर चल रही है। इसको गुजरात के किसी चुनाव के साथ मत जोड़िए, इसको केवल आर्थिक अपराध के साथ जोड़िए। डीके शिवकुमार के दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक सभी 39 ठिकानों पर आईटी की रेड हुई, जिसमें करोड़ों रुपए कैश मिले। केंद्र सरकार के मुताबिक ये कार्रवाई बदले की भावना से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यदि एजेंसीज पूरा इंफॉर्मेशन के साथ और पूरा तथ्यों के साथ वो एक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे और बाकी विषय करेंगे, देन इट इज एक्शन अगेंस्ट करप्शन। दरअसल हंगामे की वजह है गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव। कुछ दिन पहले गुजरात के 6 कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसमें से 3 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बाकी विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस ने डीके शिवकुमार की मेजबानी में बेंगलुरु भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
और अब बड़ी खबर सोनपुर से। सोनपुर स्टेशन पर रेल डिब्बे में आग लग गई। कैंप कोट रेलवे डिब्बे में आग लगी। आग से अफरा तफरी मच गई। वहीं आग बुझाने के प्रयास फिलहाल जारी है। सोनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ये घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त सोनपुर से बता रहे हैं। सोनपुर स्टेशन पर रेल डिब्बे में आग लग गई और कैंप कोट रेलवे डिब्बे में आग लगी है और फिलहाल आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भयानक आग लगी हुई है और आग से अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया है और तस्वीरों में साफ है कि आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। सोनपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ये घटना है। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं आरसीडीएफ चुनावों की, जो कि आज होंगे। सवाल यहाँ ये है कि कौन बनेगा आरसीडीएफ का अध्यक्ष। अध्यक्ष पद के लिए आज निर्वाचन प्रक्रिया होगी और सुबह 9 से 10 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 11 बजे तक नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। 12:30 बजे तक वैध नाम निर्देशन पत्रों की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। वहीं दोपहर 1 से 2 बजे तक नाम वापसी का समय रखा गया है और अगर जरूरत पड़ी तो 4 से 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया की जाएगी। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम को जारी किया जाएगा। हालांकि निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। दिनेश, क्या कुछ कयास, क्या कुछ वहां पर चल रहा है अगर आरसीडीएफ चुनाव की बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए स्थितियों की अगर बात करें तो स्थिति अभी तक भी साफ नहीं हो पाई है कि आखिर कौन आरसीडीएफ का अध्यक्ष बनेगा। अभी भी जो है वो 3-4 नामों पर बात अटकी हुई है। जो दौड़ में बताए जा रहे हैं उनमें बद्रीलाल जाट जो चित्तौड़गढ़ जिला संघ के अध्यक्ष हैं वो दौड़ में बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही उदयपुर जिला संघ की जो अध्यक्ष है डॉक्टर गीता पटेल वो दौड़ में बताई जा रही है। नागौर जिला संघ के अध्यक्ष किशन लाल वो भी दौड़ में शामिल है और अलवर जिला संघ के अध्यक्ष बन्ना राम मीणा वो दौड़ में शामिल है। हालांकि बन्ना राम मीणा का नाम अब काफी पीछे बताया जा रहा है, वो अब दौड़ में काफी पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन 3 नाम जो है वो काफी प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। अभी तक किसी भी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। अभी वापस जो है बैठक होने वाली है ओम पैलेस जो अजमेर रोड पे होटल है वहां पर ये सभी लोग रुके हुए हैं और वहां पर अभी फिर से बैठक कर नाम तय किया जाएगा। और बताया यह भी जा रहा है कि राज्य सरकार के स्तर पर नाम तय किया जाना है। मुख्यमंत्री स्वयं कोई नाम तय करेगी जिसे यहाँ पर नामांकन भरवाया जाएगा। संभावना अभी भी यही है कि निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाए, लेकिन क्योंकि चुनाव है कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐन वक्त पर जो है वो कहीं बगावत के सुर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि निर्विरोध निर्वाचन यहाँ पर हो सकेगा। निर्वाचन अधिकारी जो है सोहन लाल लखानी उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सुबह 9 से 10 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। उसके बाद 11 बजे तक नामांकनों की जांच करके 12:30 बजे सूची जो है वैध नामांकनों की वो प्रकाशित कर दी जाएगी। अगर 2 बजे तक नाम वापसी का समय दिया गया है, अगर उस वक्त तक एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो फिर यहाँ पर चुनाव होना तय है। अन्यथा निर्विरोध यहाँ पर निर्वाचन देखने को मिलेगा। तो अभी भी जो है वो कयास बने हुए हैं, किसी को भी कुछ भी बोलने से मना किया गया है। हमने बात की जयपुर डेयरी के अध्यक्ष जो हैं ओम प्रकाश पूनिया जो महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में निभा रहे हैं, उन्होंने अभी कुछ भी बताने से इनकार किया है। दूसरे जो जिला संघों के अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी को मना किया गया है कुछ भी मीडिया से बोलने के लिए। तो अभी स्थिति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही है और एक नाम पर अभी सहमति नहीं है। अभी भी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। कई लोग जो है वो दावेदारों की सूची में और सभी के पीछे एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, क्योंकि एक तरीके से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यहाँ पर देखने को मिल रही है। किशन लाल जो है नागौर संघ के अध्यक्ष हैं, उनके समर्थन में जो है वो अजय सिंह किलक जो सहकारिता मंत्री हैं वो है। जयपुर डेयरी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश पूनिया वो उनके समर्थन में है। इसके साथ ही डॉक्टर गीता पटेल की अगर बात करें तो उदयपुर से वो आती हैं। गुलाब चंद कटारिया जो वहां से आते हैं उनका समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सभी जो है वो अपने अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं और कौन इस लॉबिंग में जो है वो दूसरों को पछाड़ के आगे निकलता है ये अब देखने वाली बात होगी। जी चलिए दिनेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आरसीडीएफ चुनावों को लेकर
रस्साकशी का दौर फिलहाल जारी है। 3 नाम ऐसे हैं जो चर्चा में हैं, लेकिन फिलहाल अध्यक्ष के नाम के लिए सहमति नहीं बन पाई है। हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पटना के IGIMS के उस शपथ पत्र की जिसकी वजह से वो सुर्खियों में अब आ गया है। शपथ पत्र के मुताबिक अगर आप पटना के IGIMS में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि आप वर्जिन हैं या नहीं। Are you a virgin, Miss Arora? है ना अजीबो गरीब सवाल, चाहे रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ, जब भी ये सवाल सामने आता है जवाब देने वालों को अजीब सी झिझक महसूस होती है, क्योंकि ये सवाल उसकी निजता से जुड़ा है। ये बिल्कुल ही संवैधानिक नहीं है, ये बिल्कुल ही इंसल्टिंग है। निजता से जुड़े मामलों पर सवाल को भले ही नाजायज ठहराया जा रहा हो, लेकिन पटना के IGIMS में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले हर शख्स को इस सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग के वक्त अस्पताल प्रशासन हर कैंडिडेट से मैरिटल स्टेटस डिक्लेयर करवाता है। उस फॉर्म में एक ऐसा कॉलम है जिसमें आपको वर्जिन, बैचलर और विडो से संबंधित जवाब देना है। आप मैरिड हैं कि नहीं है, बैचलर हैं कि विडोअर हैं, यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ एक और ऑप्शन दिया हुआ है वर्जिन। मुझे आश्चर्य है कि ये इतना बड़ा संस्थान, सरकारी संस्थान, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर सकता है या किस कानून के तहत वो ये सवाल कर सकता है। अब इस फॉर्म को देखिए, यही वो फॉर्म है जिसे IGIMS में ज्वाइनिंग के वक्त भरवाया जाता है, और इस फॉर्म के सिर्फ इस टर्म यानी वर्जिन शब्द पर आपत्ति है, और ये उन सभी को भरना पड़ता है जो IGIMS में नौकरी ज्वाइन करते हैं। आइए अब आपके इस मामले पर अस्पताल प्रशासन की दलील सुनवाते हैं। एक टर्म मैरिड है, एक टर्म विडोअर है, एक टर्म वर्जिन है। वर्जिन का मीनिंग वर्जिनिटी से नहीं है, वो अनमैरिड से मीनिंग है। सुना आपने, फॉर्म में लिखे वर्जिन शब्द का मतलब शादी के संबंध में पूछा गया ये सवाल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी गलत नहीं लगता। उनके मुताबिक ये सवाल भी नया नहीं है। ये कहीं से आपत्तिजनक नहीं है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म है एम्स का जो 33 साल से इस देश के अंदर चल रहा है। हालांकि IGIMS के मैरिटल स्टेटस फॉर्म के सुर्खियों में आने के बाद कई अस्पताल प्रशासन के कई लोगों ने इसके खिलाफ भी बोलना शुरू किया है। बोर्ड के मेंबर डॉक्टर सुनील ने भी वर्जिन शब्द को गलत करार दिया है। इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप वर्जिन का कुंवारे से मतलब है तो आप अनमैरिड लिख सकते हैं, उस जगह स्पिंस्टर लिख सकते हैं, अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वर्जिन शब्द के इस्तेमाल को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठाए गए, लेकिन अब तक किसी की सुनी नहीं गई और अस्पताल प्रशासन का रवैया इस बार भी पॉजिटिव नहीं लग रहा। रजनीश, ATV न्यूज, पटना। बीजेपी की 2 दिवसीय संगठनात्मक बैठक आज से शुरू होने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय पर होने वाली बैठकों में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी समेत राष्ट्रीय सह महामंत्री V सतीश भी शामिल होंगे। यह पहला मौका होगा कि इन 2 दिनों की बैठकों में जिला कोषाध्यक्ष और कार्यालय प्रभारियों को शामिल किया गया है। आज सुबह 11 बजे से 1 बजे पहला सत्र होगा, वहीं दूसरा सत्र 2 बजे से 4 बजे तक होगा। भारत और श्रीलंका के बीच आज से दूसरा टेस्ट कोलंबो में खेला जाएगा, जहां लंकाई शेर सीरीज में वापसी करने उतरेंगे, तो वहीं कोहली की सेना का इरादा सीरीज सील कर देने का होगा। गोल में जीत के बाद अब कोहली आर्मी के पास कोलंबो टेस्ट जीतकर सीरीज सील करने का शानदार मौका। टीम इंडिया इस वक्त शानदार लय में है। बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक टीम का हर खिलाड़ी फॉर्म में है। दूसरी ओर अनुभवहीन और कमजोर दिख रही श्रीलंकाई टीम है, जो अपने प्रदर्शन से भारत को टक्कर देने में नाकाम रही थी। वैसे रैंकिंग में दोनों टीमों का फासला ये बताने के लिए काफी है कि दोनों टीमों में कितना अंतर है। भारत टेस्ट की नंबर 1 टीम है, जबकि श्रीलंका 7वें स्थान पर है। हालांकि श्रीलंकाई टीम के लिए खुशखबरी की बात यह है कि उनकी टीम के बेस्ट बल्लेबाज दिनेश चंडीमल बुखार से उबर गए हैं और वो दूसरे टेस्ट में टीम की कमान संभालेंगे। चंडीमल ने साल 2015 में भारत के खिलाफ इसी मैदान पर शतकीय पारी खेली थी और लंकाई टीम एक बार फिर उनसे वैसे ही पारी की उम्मीद लगाएगी। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया भले ही जीतकर यहां आ रही है, बावजूद इसके कप्तान कोहली टेंशन में है,
वो टेंशन है कि किन दो ओपनर्स के साथ मैदान में उतरा जाए, क्योंकि गॉल टेस्ट से पहले लोकेश राहुल फिट नहीं थे। ऐसे में टीम शिखर धवन और अभिनव मुकुंद के साथ उतरी थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने गॉल टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब लोकेश राहुल पूरी तरह से फिट हो चुके हैं। लिहाजा कोच शास्त्री और कप्तान कोहली के लिए अब ये टेंशन का विषय है कि राहुल को प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए किसे बाहर बिठाया जाए। बात अगर कोलंबो के ट्रैक रिकॉर्ड की हो तो यहाँ दोनों ही टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं, जबकि दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत में बाजी टीम इंडिया ने मारी। और टीम की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए एक बार फिर टीम इंडिया मैच से पहले फुल फेवरेट आंकी जा रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, ETV न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।